अक्सर जब दिन की शुरुआत होती है ना, तो एक ताजगी की उम्मीद होती है। लेकिन हाँ, एक नई शुरुआत जैसी फीलिंग होती है। बिल्कुल। लेकिन जरा उस स्थिति के बारे में सोचा जाए जहां कोई सुबह अपना दरवाजा खोले और बाहर की हवा सीधे किसी धधकती हुए भट्टी की तरह चेहरे पर लगे। उफ, बाप रे। एक ऐसी भट्टी जिसे बंद करने का मतलब कोई स्विच ही नहीं है इस दुनिया में। इंडिया अनफिल्टर्ड में आपका स्वागत है। और ये जो तस्वीर है ना, ये जितनी खौफनाक लगती है सुनने में, जमीनी हकीकत में ये उतनी ही ज्यादा वास्तविक भी है। सही कहा। और इसी वजह से आज का ये गहन विश्लेषण सिर्फ थर्मोमीटर के बढ़ते पारे या किसी मौसम बुलेटिन तक सीमित नहीं रहेगा। क्योंकि बात अब सिर्फ तापमान की नहीं रही है। बिल्कुल नहीं। एक ताज़ा न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रही थी मैं, और वो एक बहुत ही डरावना सच सामने रखती है। दुनिया के जो 100 सबसे गर्म शहर है ना इस वक्त, हाँ। उन 100 में से 95 शहर अकेले भारत में है। बाप रे, 95? हाँ, 95 शहर झुलस रहे हैं। लेकिन इन नंबरों के पीछे ना एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकाई जा रही है, और ये कीमत कोई मशीन या सरकार नहीं दे रही है। बिल्कुल, ये आम इंसान दे रहा है। सड़कों पर काम करने वाले लोग दे रहे हैं। आंकड़े नहीं, ये इंसानी दर्द की कहानी है। और इसी दर्द की गहराई को समझने के लिए ना हमने कई अलग अलग जगह से जानकारी जुटाई है। मतलब मौसम विभाग के डेटा से लेकर ग्राउंड रिपोर्ट्स और हेल्थ डेटा तक को जब हम एक साथ रख के देखते हैं ना, तो ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं लगता। ये एक ऐसा संकट है जो इंसान के शरीर और उसकी रोजी रोटी दोनों पर एक साथ बहुत जबरदस्त हमला कर रहा है। और इस हमले की शुरुआत ना दिन की पहली किरण के साथ ही हो जाती है। एक ग्राउंड रिपोर्ट में एक नाम सामने आया था, नरेंद्र शाह। 70 साल के हैं। रिक्शा चलाते हैं। ओह, 70 साल! इस उम्र में तो। हाँ। और मेडिकल साइंस भी तो यही कहता है ना कि इस उम्र में शरीर का जो तापमान कंट्रोल करने का सिस्टम होता है वो कमजोर पड़ने लगता है। बिल्कुल कमजोर हो जाता है, शरीर वैसे रिएक्ट नहीं कर पाता। लेकिन नरेंद्र शाह अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले हैं, तो जब सुबह के 8 बजे ही आसमान से आग बरसने लगती है ना, तब भी उनके पास छांव में बैठने का कोई विकल्प नहीं होता। कोई चॉइस ही नहीं उनके पास। काम की मजबूरी जान पर भारी। मतलब एक 70 साल के शरीर पर डामर की पिघलती सड़क पर रिक्शा खींचने का क्या असर होता होगा, अगर इसे थोड़ा विज्ञान के नजरिए से समझें तो। देखिए, इसे समझने के लिए हमें शरीर की अंदरूनी जद्दोजहद को देखना होगा। जब नरेंद्र शाह जैसे मजदूर या एक और ऑटो ड्राइवर का जिक्र था रिपोर्ट में, संतोष हाजरा, जब ये लोग बाहर निकलते हैं ना, तो उनके शरीर को एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। 2 मोर्चों पर मतलब? पहला मोर्चा है मांसपेशियों का काम, मतलब रिक्शा खींचना या ऑटो संभालना, जिसके लिए शरीर को खून और ऑक्सीजन की लगातार जरूरत होती है। ठीक है। और दूसरा मोर्चा है खुद को ठंडा रखना। शरीर अपने अंदर के तापमान को ना लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखने के लिए त्वचा की तरफ खून का बहाव बहुत तेज कर देता है। अच्छा। ताकि पसीना निकले। अच्छा, तो मतलब शरीर के अंदर ही एक तरह की खींचतान शुरू हो जाती है। बिल्कुल यही होता है। मांसपेशियां काम करने के लिए खून मांग रही हैं, और त्वचा शरीर को ठंडा रखने के लिए खून खींच रही है। एकदम सटीक विश्लेषण है ये। और इसी खींचतान में ना दिल को सामान्य से कहीं ज्यादा धड़कना पड़ता है। मतलब उस ऑटो ड्राइवर का ये कहना कि सीधे चमड़ी जलती है, ये महज कोई मुहावरा नहीं है। गर्म हवा के थपेड़े शरीर के इस प्राकृतिक संतुलन को पल पल तोड़ रहे होते हैं। पसीना सूखता नहीं, शरीर जलता है। और ये खतरा उम्र के हिसाब से अलग अलग असर करता है। हेल्थ डेटा बहुत स्पष्ट चेतावनी देता है कि बुजुर्गों में पसीना निकालने वाली ग्रंथियां कमजोर हो चुकी होती हैं। जैसे नरेंद्र जी के केस में। हाँ, और अगर बच्चों की बात करें तो उनका जो शारीरिक ढांचा होता है, उनका सरफेस एरिया टू मास रेशियो वयस्कों से अलग होता है। मतलब वो ज्यादा तेजी से गर्मी सोखते हैं। बिल्कुल, वो पर्यावरण से गर्मी बहुत तेजी से अपने अंदर सोख लेते हैं। बाप रे। और बच्चों के इसी खतरे को देखकर ना हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि कुछ राज्यों में स्कूलों का समय बदलकर सुबह 7:30 से दोपहर 12, 12:30 कर दिया गया है। हाँ, ये जरूरी भी था। और कुछ जगहों पर तो वाटर बेल शुरू की गई हैं। वाटर बेल मतलब पानी पीने के लिए घंटी। हाँ, दिन में कई बार एक खास घंटी बजे भी, जो बच्चों को याद दिलाएगी कि भाई पानी पी लो। अच्छा। अब एक तरफ देखें तो ये एक अच्छी पहल लगती है, लेकिन दूसरी तरफ ये कितनी डरावनी हकीकत है। बहुत डरावनी। ये कोई सामान्य बात तो नहीं है ना कि हमें बच्चों को पानी पीने के लिए अलार्म लगा के याद दिलाना पड़े। ये साफ दिखाता है कि हम एक सर्वाइवल मोड में आ चुके हैं। और सबसे खतरनाक बात बताऊं? क्या? ये जो सर्वाइवल मोड है ना, ये सिर्फ सुबह की तेज धूप तक सीमित नहीं रहता।
जैसे जैसे दिन चढ़ता है दोपहर के करीब एक और अदृश्य खतरा, एक ऐसा खतरा जो दिखता नहीं है, वो हमारे इर्द गिर्द घेरा डालने लगता है। अदृश्य खतरा। हाँ, एक ऐसा खतरा जिसे हम आम थर्मोमीटर पर देखकर समझ ही नहीं सकते। यहाँ शायद आप वेट बल्ब तापमान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वेट बल्ब तापमान। मैंने इसके बारे में पढ़ा था और ईमानदारी से कहूँ तो ये मुझे सीधे तापमान बढ़ने से कहीं ज्यादा खौफनाक लगा, है ना? जहां तक मैं समझी हूँ ये सिर्फ गर्मी नहीं है, बल्कि हवा में मौजूद नमी यानी ह्यूमिडिटी का खेल है। लेकिन मैं इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझना चाहती हूँ। क्या हम इसकी तुलना किसी कार के रेडिएटर से कर सकते हैं जो खराब हो गया हो? अरे, ये उपमा एकदम सही है। इसे ऐसे ही समझिए। देखिए, शरीर का इंजन चल रहा है और गर्मी पैदा कर रहा है ना? अब शरीर का रेडिएटर क्या है? वो है पसीना। ठीक है। जब पसीना निकलता है और हवा के संपर्क में आकर वाष्पित होता है, यानी एवापोरेट होता है, तो वो अपने साथ शरीर की गर्मी भी बाहर ले जाता है। लेकिन, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब हवा में पहले से ही पानी यानी नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है ना, तो हवा आपके शरीर के पसीने को सूखने से ही इनकार कर देती है। बाप रे, नमी भरी गर्मी, एक खामोश हत्यारा। बिल्कुल। मतलब इंजन चल रहा है मगर रेडिएटर ने काम करना बंद कर दिया है। पसीना जो शरीर को ठंडा न कर सके। सही कहा। वो पसीना बस शरीर पर एक चिपचिपी परत बनकर रह जाता है, उड़ता ही नहीं है। उफ, और जब शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता तो अंदर का तापमान तेजी से बढ़ने लगता होगा। बहुत तेजी से। अगर ये वेट बल्ब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए ना, 35 बस। हाँ, बस 35 डिग्री, तो एक पूर्ण रूप से स्वस्थ इंसान, जो मान लीजिए छांव में बैठा हो और लगातार पानी भी पी रहा हो, अच्छा, वो भी महज कुछ घंटों के भीतर दम तोड़ सकता है। एक मिनट, यहाँ एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल उठता है। पूछिए। अगर मान लीजिए राजस्थान के किसी इलाके में तापमान 45 डिग्री है और मुंबई या कोलकाता जैसे तटीय शहर में 38 डिग्री है, तो सहज बुद्धि तो यही कहती है कि 45 डिग्री ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, आम इंसान यही सोचेगा। तो फिर ये वेट बल्ब का जो गणित है वो इसे उल्टा कैसे साबित कर देता है? 38 डिग्री 45 से ज्यादा जानलेवा कैसे हो सकता है? क्योंकि हम सिर्फ सूखे तापमान को यानी ड्राई बल्ब को देखने के आदी हैं। अब देखिए, राजस्थान में हवा खुश्क है, ड्राई है। हाँ। वहाँ 45 डिग्री में जब पसीना आता है तो वो हवा में तुरंत सूख भी जाता है। मतलब शरीर का कूलिंग सिस्टम कुछ हद तक काम करता रहता है। बिल्कुल। लेकिन मुंबई या कोलकाता जैसे पूर्वी और तटीय शहरों में जहाँ नमी 80 या 90% तक हो सकती है, वो चिपचिपी वाली गर्मी, हाँ, वहाँ का 38 डिग्री तापमान उस 45 डिग्री की सूखी गर्मी से कहीं ज्यादा जानलेवा बन जाता है, क्योंकि पसीना सूखेगा नहीं और शरीर का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह फेल हो जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है हमारे लिए। मतलब लोग सिर्फ न्यूज़ में 38 डिग्री देखते हैं और सोचते हैं कि चलो आज मौसम थोड़ा ठीक है। हाँ, लेकिन असलियत में उनके अंगों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा होता है उस वक्त। और ये जो स्थिति है, क्या ये आगे और बिगड़ने वाली है? एक बहुत ही खौफनाक आंकड़ा है एक स्टडी का। उनका अनुमान है कि इस सदी के अंत तक भारत की 70% से ज्यादा आबादी 32 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब तापमान का सामना करने को मजबूर होगी। 70%? हाँ, और याद रखिए, मैंने कहा था 35 डिग्री जानलेवा होता है, लेकिन शरीर 31 या 32 डिग्री वेट बल्ब पर ही टूटना शुरू कर देता है। बाप रे। और जब ये अदृश्य खतरा अपने चरम पर होता है ना, मतलब दोपहर 12 से 4 बजे के बीच, हाँ, जो पीक आवर्स होते हैं, हाँ, तब हमारे शहरों की तस्वीर और भी निर्मम हो जाती है। डेटा बताता है कि कई शहरों में तापमान 45-46 डिग्री के पार जा रहा है। और यही वो समय है जब अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है ना, वो एकदम साफ दिखने लगती है। साफ। अमीर के लिए मौसम, गरीब के लिए सजा। बहुत सही बात कही आपने। मतलब जिनके पास साधन है वो आराम से एसी कमरों में बैठकर इस मौसम को सिर्फ खिड़की के शीशे के पार से देखते हैं, लेकिन जो सड़कों पर है उनके लिए कोई शीशा नहीं है। कोई शीशा नहीं। एक रिपोर्ट में ना कुछ फल विक्रेताओं की कहानी थी, सरबजीत सिंह और मोहम्मद हसीम। उनकी जो हालत है वो इस सजा का जीता जागता प्रमाण है। हाँ। मतलब दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कों पर एक डरावना सन्नाटा छा जाता है। हाँ, क्योंकि कोई ग्राहक फल या सब्जियां खरीदने घर से बाहर निकलता ही नहीं है इतनी धूप में। बिल्कुल नहीं निकलता। तो इसका सीधा मतलब है कि उनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा तो सीधे तौर पर यह मौसम ही निकल रहा है। हाँ, और जो थोड़ा बहुत वो सुबह या शाम के वक्त कमा भी लेते हैं ना, उसका भी एक बड़ा हिस्सा सिर्फ खुद को जिंदा रखने में चला जाता है।
वो लगातार पानी, नींबू पानी या ORS खरीदते रहते हैं। कमाई कम, प्यास की कीमत ज्यादा। बिल्कुल। आर्थिक नुकसान तो चलिए है ही, लेकिन इसका शारीरिक पहलू क्या है? शरीर पर क्या गुजरती है उस सन्नाटे वाले वक्त में? कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स का विश्लेषण है इस पर। वो बताते हैं कि शरीर अचानक हार नहीं मानता, वो पहले चेतावनी देता है। किस तरह की चेतावनी? सबसे पहले हीट क्रैम्प्स आते हैं। मतलब मांसपेशियों में ऐंठन? हाँ, भयानक ऐंठन, क्योंकि शरीर से नमक और पानी निकल चुका होता है पसीने के जरिए। अब अगर इंसान फिर भी काम करता रहे क्योंकि मजबूरी है, तो स्थिति हीट एग्जॉशन में बदल जाती है। ओहो। इसमें चक्कर आना, उल्टी होना और भयंकर मानसिक थकान शामिल है। इंसान को लगता है बस गिर जाऊंगा। और इसके बाद? इसके बाद आता है अंतिम चरण, हीट स्ट्रोक। मतलब जब शरीर का तापमान इतना बढ़ जाए कि इंसान सीधे आईसीयू में पहुंच जाए? हाँ, और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अक्सर इन मजदूरों के पास आईसीयू तक पहुंचने का समय या संसाधन ही नहीं होते। ये बहुत बहुत दिल तोड़ने वाला है। मैंने पर्यावरण से जुड़ा एक विश्लेषण पढ़ा था। उनका कहना है कि इस स्थिति को हमने खुद अपने हाथों से बदतर बनाया है। कैसे? हमारे शहर ना अब अर्बन हीट आइलैंड बन चुके हैं। मतलब हमने पेड़ों को काटकर हर जगह कंक्रीट और डामर बिछा दिया है। हाँ, कंक्रीट के जंगल। और ये चीजें ये गर्मी को रिफ्लेक्ट करने के बजाय एक स्पंज की तरह सोख लेती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। डामर और कंक्रीट ना दिन भर सूरज की ऊर्जा को सोखकर एक थर्मल बैटरी की तरह चार्ज हो जाते हैं। थर्मल बैटरी, सही शब्द है। और जब हम एक और रिपोर्ट को देखते हैं जो सस्टेनेबल फ्यूचर्स पर थी, तो एक और व्यवस्थागत विफलता सामने आती है। वो क्या? हमारे पास ना लंबी अवधि की कोई नीति ही नहीं है इस चीज से निपटने के लिए। हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे काम के घंटे बदल दिए या पानी के स्टॉल लगा दिए, बस इतना ही। बस इतना ही। लेकिन ऑक्यूपेशनल कूलिंग, मतलब काम की जगह पर ठंडक का कोई ठोस ढांचा नहीं है हमारे पास। आप खुद सोचिए, अगर कोई मजदूर इस हीट वेव के कारण बीमार होकर 5 दिन काम पर नहीं जा पाता है, तो उसके लिए कोई हीट वेव इंश्योरेंस है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। या दिहाड़ी की भरपाई की कोई योजना है? नहीं। वो इस पूरी व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर बिना किसी सुरक्षा कवच के खड़ा है। ये एक बहुत गहरी संस्थागत उदासीनता है। हम बस ये मानकर चल रहे हैं कि कुछ लोग इस गर्मी में काम करते हुए बीमार पड़ेंगे या मर जाएंगे और ये नॉर्मल है। यही तो सबसे डरावना है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती ना। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि चलो सूरज ढल गया, अब राहत मिलेगी। हाँ, रात हो गई तो ठंडक होगी। हाँ, जब वो थका हारा मजदूर शाम को अपने घर या अपनी झुग्गी में लौटेगा तो उसका शरीर थोड़ा आराम करेगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। रात अपने साथ एक नई तरह की घुटन लेकर आ रही है। और यही पर वो थर्मल बैटरी वाला जो सिद्धांत था ना, वो वापस आता है। कैसे? दिन भर कंक्रीट ने जो गर्मी सोखी थी, सूरज ढलने के बाद वो उसे हवा में वापस छोड़ना शुरू कर देता है। रेडिएट करता है। मतलब जब वो मजदूर अपने टिन की छत वाले या बिना रोशनदान वाले छोटे से घर में पहुंचता है, तो वहां राहत नहीं बल्कि दिन भर की रुकी हुई गर्मी उसका इंतजार कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, जैसे ओवन में घुस गए हो। और यहीं पर हमारे जो कमजोर बुनियादी ढांचे हैं उनका दूसरा रूप सामने आता है, बिजली संकट। अरे हाँ, पावर कट्स। एक डेटा देख रही थी मैं। भारत में बिजली की मांग 256 गीगावाट के ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। 256 गीगावाट? हाँ, मतलब जो लोग एसी या कूलर का खर्च उठा सकते हैं वो उसे पूरी क्षमता पर चला रहे हैं। लाजिमी है, गर्मी ही इतनी है। लेकिन इसके कारण कोयले के भंडार पर जो दबाव पड़ रहा है ना, उसका नतीजा बड़े पैमाने पर पावर कट्स के रूप में सामने आ रहा है। सूरज ढला पर राहत नहीं मिली। मौसम विभाग ने तो इसे बाकायदा वार्म नाइट्स यानी गर्म रातों का नाम दिया है। अच्छा। हाँ, और कई क्षेत्रों के लिए चेतावनी भी जारी की है। देखिए, विज्ञान क्या कहता है, दिन भर इतनी अत्यधिक गर्मी झेलने के बाद शरीर को रिकवर होने के लिए ना रात में एक ठंडे वातावरण की सख्त जरूरत होती है। ताकि वो अपना कोर तापमान नीचे ला सके। बिल्कुल, उसे आराम चाहिए। लेकिन अगर रात का न्यूनतम तापमान भी 32 या 34 डिग्री बना रहे और ऊपर से बिजली गुल हो, तो शरीर को मरम्मत का समय ही नहीं मिल रहा। ये सिर्फ नींद की कमी नहीं है, ये एक तरह का शारीरिक शोषण है। हाँ, बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। अगले दिन जब वो व्यक्ति दोबारा उसी 45 डिग्री की गर्मी में काम पर जाएगा ना, तो उसका शरीर पहले से ही आधा टूट चुका होगा। गर्म रातें, सुकून छिन जाने का समय। और ये जो लगातार स्लीप डिप्रिवेशन है,
नींद ना पूरी होना, ये इंसान को मानसिक रूप से भी कुंद कर देता है। सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती होगी। बिल्कुल, और इसकी वजह से सड़क दुर्घटनाओं और काम के दौरान चोट लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जो हर गुजरते दिन के साथ बस कसता जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और सवाल है जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है। हाँ, बताइए। भारत में गर्मियां तो हमेशा से रही हैं, है ना? मई जून में लू चलना हमारे लिए कोई नई बात तो नहीं है। सही बात है। फिर इस बार ऐसा क्या बदल गया है जो ये मौसम इतना हिंसक और जानलेवा हो गया है? देखिए, इस हिंसक बदलाव के पीछे ना कुछ बहुत ही स्पष्ट वैश्विक कारण हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, हाँ, और दूसरा है एल नीनो। मैंने एल नीनो के बारे में अक्सर पढ़ा है, लेकिन अगर हम इसे तकनीकी भाषा से बाहर निकाल कर समझें तो इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और इस लू से क्या सीधा संबंध है? बहुत ही सरल शब्दों में बताता हूं। एल नीनो प्रशांत महासागर के पानी का असामान्य रूप से गर्म होना है। ठीक है। ये एक तरह का ग्लोबल वेदर मेकर है। जब वहां पानी गर्म होता है ना, तो हवाओं के पैटर्न बदल जाते हैं पूरी दुनिया में। अच्छा। भारत के संदर्भ में क्या होता है, ये अक्सर हमारी मानसूनी हवाओं को कमजोर कर देता है। ओहो, तो मतलब बारिश पर असर पड़ता है? बिल्कुल, बारिश कम होती है या देर से आती है, और गर्मी का वो दौर जो शायद मान लीजिए 15 दिन चलना चाहिए था, वो खिंचकर 1.5 महीने का हो जाता है। बाप रे। और जलवायु परिवर्तन तो इस आग में घी का काम कर ही रहा है। वो इस पूरे प्राकृतिक चक्र को और भी ज्यादा उग्र बना रहा है। इसी से जुड़ा एक और आंकड़ा है जिसने मुझे बहुत ज्यादा विचलित किया, और ये सिर्फ आज पसीने से भीगने की बात नहीं है। ये कल की प्यास और भूखमरी की आहट है। ऐसा क्या था उस आंकड़े में? रिपोर्ट बताती है कि हिंदू कुश हिमालय में जो बर्फ की चादर है, स्नो कवर, वो औसत से लगभग 28% कम दर्ज की गई है। उफ, ये आंकड़ा शायद पूरे विश्लेषण का सबसे चिंताजनक हिस्सा है ना? क्योंकि हिमालय की ये बर्फ कोई पर्यटन का विषय नहीं है सिर्फ। ये उत्तर भारत की उन तमाम नदियों का वाटर बैंक है, बिल्कुल, जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं और हमारी खेती के लिए पानी देती हैं। मतलब इसे ऐसे देखा जाए कि एक तरफ एल नीनो के कारण आसमान से बारिश कम होने की आशंका है, हाँ, और दूसरी तरफ बर्फ न होने के कारण नदियों में पानी कम होगा। तो आज जो मजदूर शहर में गर्मी से झुलस रहा है, कल जब वो खेती करने अपने गांव जाएगा तो उसके पास सिंचाई के लिए पानी ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। ये तो एक के बाद एक गिरने वाले डोमिनोज की तरह है। बिल्कुल, ये एक अंतहीन चक्र है, और ये स्पष्ट करता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ मौसम का एक खराब दौर नहीं है। ये एक व्यवस्थागत पतन है। सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए आप। क्या? जलवायु परिवर्तन और एल नीनो को इस भयावह स्तर तक पहुंचाने में उन गरीब मजदूरों और रेडी पटरी वालों का कार्बन फुटप्रिंट तो ना के बराबर है। एकदम ना के बराबर। उन्होंने तो एसी भी नहीं चलाया कभी। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे संकट की सबसे भारी कीमत वही लोग अपनी जान, अपनी नींद और अपनी रोजी रोटी देकर चुका रहे हैं। ये सच में बहुत कड़वा सच है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ना, हम एक बहुत ही असहज कर देने वाले चौराहे पर खड़े नजर आते हैं। ये स्थिति सोचने पर मजबूर करती है कि ये भट्टी सिर्फ आसमान में नहीं है। हमारे शहर, जो अब कंक्रीट के विशाल जंगलों में तब्दील हो चुके हैं, वे इस गर्मी को सोखने और लोगों तक वापस फेंकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बिल्कुल, हमारा डिजाइन ही फ्लॉड है। और जब अर्थव्यवस्था लोगों को बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी बीमे के इस जानलेवा वेट बल्ब तापमान में काम करने के लिए बाहर धकेलती है, तो हमें खुद से एक बहुत ही कड़वा सवाल पूछना चाहिए। क्या ये सब कुछ सिर्फ प्राकृतिक मौसम की मार है, या ये हमारे शहरी ढांचे, हमारी आर्थिक नीतियों और हमारे विकास के मॉडल की एक ऐसी सोची समझी विफलता है जो अब सीधे तौर पर लोगों की जान ले रही है? बहुत गहरा सवाल है। जब हमारे शहर आराम देने के बजाय सजा देने लगे ना, तो शायद हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये सिर्फ मौसम नहीं, एक व्यवस्था है। बिल्कुल सही कहा, एक फेल होती हुई व्यवस्था। इसी विचार के साथ आज के लिए इंडिया अनफिल्टर्ड के इस गहन विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। अगली बार एक नए विषय और उसकी अनदिखी परतों के साथ फिर लौटेंगे।